So welcome students. Pooja Meena and many others are reaching. Siddika, our student having Urdu. पूजा मीना आपको उर्दू स्टूडेंट से मिलाते हैं, इनका सब्जेक्ट उर्दू है. एंड हेलो सिद्दीका. जी सर. वेलकम. कैसे हैं आप? ठीक है सर. प्रियंका, चले मीट माय स्टूडेंट से हाय. हेलो एवरीवन. थोड़ा जोर से बोलो यार. हेलो एवरीवन. हाँ, एनर्जी होनी चाहिए आप लोगों में. हेलो. डिस्कशन का लेवल स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का. Yes. Okay. So I want that our discussion should start as early as possible. सबसे पहले हम सिद्दीका को लेते हैं. सिद्दीका, are you there? जी सर. सिद्दीका, हम चाहते हैं कि अपने बारे में आप कुछ बताएं इन्हें और कुछ anything you want to tell. जी सर. हाँ जी सिद्दीका. My name is Siddika Nas. I am Honeste as my name. I belong to Kanpur, which is also known Manchester of India. After completing MA Urdu and B.Ed, starting teaching as well as Urdu at as well as Hindi at TGT level for 5 years. उर्दू में आप जैसे आपको व्याकरण वगैरह पढ़ानी होती है उर्दू में, तो आप उर्दू में सबसे पहला टॉपिक क्या लेते हो अगर आपको उर्दू पढ़ानी है तो? सर, अगर हमको उर्दू पढ़ानी है तो बेसिकली हम उसकी वर्णमाला लेते हैं. ओके. तो उसके अंदर आप पहला पार्ट क्या लेते हो? पहला पार्ट यही है, जैसे कि अगर हिंदी में वर्ड पढ़ाए जाते हैं काका काका, तो वही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. तो उनके छोटे छोटे लफ्ज बनाते हैं, जैसे कि हिंदी में आम लिखेंगे तो वैसे ही उर्दू में ही आम लिखा जाता है. छोटे छोटे उर्दू में जो कविताएं हैं उसमें कुछ 2 लाइनें बोलकर दिखाएंगे आप, कोई भी जो आपकी फेवरेट लाइन हो या. हाँ जी बताइए. जी सर, इकबाल की एक नज्म है, सारे जहां से अच्छा. बट ये जो पोएम है या ये जो स्टैंजा है, ये वी आर यूज्ड टू विद दिस स्टैंजा. हम लोगों को हाँ समथिंग डिफरेंट, ये दिल मांगे मोर, बस वो बात है. जी जी सर. कुछ बताओ, एनीथिंग विच यू लाइक. जी सर, एक शेर है. हाँ जी. सजदू में पड़े रहने से वो सर याद नहीं आ रहा अभी मुझको. कोई बात नहीं, कोई और जो आपको याद हो या कोई लाइन आपको याद हो, ऐसा कुछ बाउंड नहीं है कि अभी आपको बताना है. हाँ आते हैं. दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदू में पड़े रहने से जन्नत नहीं. ग्रेट, बहुत बढ़िया. मीनिंग भी बताइए भाई, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्ट रखते हैं. मतलब इसमें कहा गया है सर कि हम जो इबादत करते हैं वो हमारे सिर्फ दिल से होना चाहिए, मन से होना चाहिए, सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रियल में सुपर. वैसे जितने भी ये कुरान ले लो या जो हमारी रामायण की जो मर्जी ले लो, सब में मतलब घूम फिर कर बात तो एक ही आती है ना, सब में एक ही तथ्य है. प्रियंका. गुड आफ्टरनून सर. प्रियंका, अपने पीछे की लाइट ऑफ करिए, अदरवाइज आप वैष्णो देवी माता लग रही हो, बहुत चमक रही है. पीछे से ऑरा आता है ना, तो चारों तरफ ऐसा लगता है ऐसे. हाँ जी पूजा. नाउ गुड. देखो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं. प्रियंका, आप भी कई मेंबर्स के लिए नए हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताइए इन्हें, फिर क्वेश्चंस वगैरह कुछ पुट अप करते हैं आपसे भी. ओके सर. I am Priyanka. My name is amiable. I am very much similar to my name. Like, as I am philanthropist and cheerful girl, I belong to Agra, which is mainly famous for Taj Mahal. I have ranked मैडम, one in आगरा में सिर्फ ताजमहल ही है क्या? कुछ और भी कुछ नहीं है क्या? जैसे सिर्फ आगरा का पेठा. पेठा है सर, लेदर इंडस्ट्री के लिए है. गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है आगरा को, बिकॉज इट कनेक्ट्स दिल्ली टू जयपुर. जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप पेठा भेजोगे क्या? आप लोग भेजते हो, ये आपका रूल होता है, ये रूल है यहाँ पर पीडी पर. जब आपका सिलेक्शन होता है आप बाई कुरियर भेजते हो कुछ? सर मैं आके खिला दूंगी. वाह. चलिए, आपके नेक विचार. पीडी क्लासेस तो आना ही है अगर सिलेक्शन हुआ तो. सुने भगवान आपके, जरूर सुने. चरखी दादरी होते हुए आ जाना. मैडम, योर सब्जेक्ट इज बायो,
So why जी you सर। opted science as your career? What is the reason? साइंस क्यों लिया आपने? सर बेसिकली मुझे प्लांट और एनिमल से रिलेशन रखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। जैसे कोई भी एनिमल होता है, अगर कोई उसको कुछ भी करना होता है, टच भी करना होता है, तो आई डोंट फील लाइक गुड। ओके, सो आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? मेरा डॉग। व्हाई डॉग इज योर फेवरेट? तो बिकॉज इट इज अ पेट एनिमल, और हम अपने रूम में भी रख सकते हैं। रूम में तो आप कैट भी रख सकते हो, कॉकरोच भी रहते हैं रूम में। तो बस डॉग अच्छा लगता है। नहीं, you should have some point for that, sir. It's a faithful animal. Whatever you feel, any good word for that. Okay. चलिए मान लीजिए प्रियंका, इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि मैडम आपको ना बच्चों को ब्लड के बारे में समझाना है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में? सर जैसे स्टूडेंट्स आप सभी गेम खेलते हैं, स्टूडेंट्स बोलेंगे यस। माय तो गॉड, चोट ब्लड भी के अंदर लगी गेम, होगी गेम खेलते टाइम पर। चोट जी लग सर। जाती है? आप प्राइमरी बच्चों को थोड़ी ना पढ़ा रही हो। आप लेवल है आपका स्ट्रांग, तो आप बच्चों को स्ट्रांग लेवल का टॉपिक रखेंगे, समझ रहे हैं? तो आपका जो स्टार्टअप पॉइंट है वो प्राइमरी लेवल का नहीं होना चाहिए, थोड़ा और अपर लेवल। चलिए मुझे ये बताइए कि जो ब्लड है वो कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू है सर। वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया। तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो भाई प्रियंका। और ये जो क्वेश्चन है ना, साइंस आपने क्यों ऑप्ट किया, या ये कुछ आप है ना इवनिंग क्लासेस के अंदर मुझे रिकॉल करवाना, इनके आंसर्स दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है ना? आप फिक्र मत करो। जी फिलहाल सर। आप और बताइए मुझे कि ब्लड में सेल्स है वो कौन से 3 तरह के सेल होते हैं? ब्लड में सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं कि उनको? अच्छा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो क्या आप? प्लेटलेट्स होती है सर वो। जी जी जी। तो आरबीसी कहाँ बनता है? ब्लड में सर, नहीं, ब्लड का पार्ट होता है आरबीसी। गलत। कहाँ बनता है बताइए? रॉन्ग बता रही हो। वो हमारी मेंबर बताना चाहती है पर वो रॉन्ग बता रही है। आप बताइए। आरबीसी तो ब्लड में ही होती है। नहीं नहीं, आरबीसी बनता कहाँ है, कौन सी जगह में बनता है? आपको पता है प्रियंका, बस वो रिकॉल नहीं हो रहा है। बोन मैरो में बनता है। जी सर। और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? बिकॉज इट इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लिन। ओके, चलिए पूजा जी को लेते हैं। पूजा, हाउ आर यू पूजा? फाइन सर। पूजा, आप हिस्ट्री के हैं, जी सर। तो हिस्ट्री में आपकी फेवरेट मॉन्यूमेंट कौन सी है? जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट, आपको आपकी फेवरेट कौन सी? सर कुतुब मीनार। चलिए फिर इसके बारे में कुछ बताइए। सर कुतुब मीनार है ये। हाँ, ये पास में ही है, बताइए, आप आगे बताइए। सर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सिर्फ उन्होंने बनवाना शुरू किया था। वो बख्तियार काकी है एक, मतलब सूफी संत थी, जी उनकी याद में उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। और लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही मंजिल बनवा पाया था, फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने इल्तुतमिश ने मतलब इसकी 3 मंजिल और बनवाई। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल और बनवाई थी। उसके बाद इसने इसके वो है जो सिकंदर ने भी इसमें 1 मंजिल और, ये गिर गया था तो एफएसटी ने इसकी 1 मंजिल और, सॉरी सर मैं शॉर्टकट बोल गई। अच्छा, अच्छा बता रही हो, अच्छा शॉर्टकट बता रही हो पूजा, लग आप नर्वस मत हो, अच्छा बता रही हो, बताओ, शाबाश। नहीं सर, वो मतलब याद करते हैं तो थोड़े शॉर्टकट उसमें याद कर रखा था एफएसटी, अच्छा, तो वो वही निकल शॉर्टकट गया मुंह बताओ जरा हमको से। थोड़ा सा, कैसे याद किया था? नहीं सर, जैसे सर ये शासक है ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को एक के नाम से कर रखा है, और फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी के नाम से याद कर रखा है, और जैसे हो गया जलालुद्दीन को जेक के नाम से याद कर रखा है, ऐसे याद कर रखे हैं सर ये। तो वेरी वो मुंह में गुड, से ऐसे बहुत निकल जाता है, ये किसने बनवाया, ये किसने बहुत बनवाया, बढ़िया, ऐसे याद बहुत रह बढ़िया। जाता है। हाँ जी जी, सर। विकास वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यस सर। मैडम जो अशोक जी के सर। शिलालेख थे वो कौन कौन सी लिपि में लिखे जी गए? सर।
4 लिपि में लिखे गए, ब्राह्मिक, रोस्टे, अरामाइक और यूनानी। अच्छा, और इनको पढ़ने का काम किसने किया था यहाँ पर इंडिया में सबसे पहले? जेम्स प्रिंस ने सबसे पहले दिल्ली टोपरा पढ़ा गया था 1837 में, लेकिन इनको ढूंढने का काम किया गया था, जेम्स टर्नर ने किया था सबसे पहले, उन्होंने ढूंढा था, लेकिन जो पढ़ा गया है वो जेम्स प्रिंस पाएगा 1837 में। वेरी गुड। सर हम पूछे हिस्ट्री में कुछ? हाँ पूछिए। हाँ पूछे पूछे मैडम पूछिए। यहाँ पर कुतुब मीनार बनी है, वहां पर एक स्तंभ रखा हुआ है, वो किसका स्तंभ है? वो लोह स्तंभ है अशोक का, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही यहाँ पे बनवाया था, मतलब मंगवाया गया था, पहले वो हिसार में था। नहीं, किसका स्तंभ है वो? और अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या मैम? स्तंभ किसका है, वो किसने बनवाया था उसको? वो अशोक का है, अशोक का। वो पहले हिसार में था और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उसको दिल्ली लाया गया है, और वो चरखी के थ्रू लाया गया था, जिसका डिटेल सीरत फिरोज शाही में मिलता है। उसके टाइम पे ये यहाँ पे दिल्ली लाके वो किया गया है। I have a question, मैम। यस प्रियंका। मैम आपने बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार को बनाना, तो उसको जी कंप्लीट मैम। किसने किया था? कंप्लीट ये इसकी 3 मंजिल मतलब कंप्लीट हम बोलेंगे तो इल्तुतमिश के टाइम बोलेंगे, उन्होंने इसकी 3 मंजिल और बनवा दी थी, लेकिन क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में आंधी तूफान से इसकी 1 मंजिल ध्वस्त हो गई, तो उन्होंने इसकी 1 मंजिल टूटी थी, उसकी जगह 2 मंजिल बढ़ा के इसकी और हाइट बढ़ा दी थी। अगर हम कंप्लीट बोलेंगे तो इल्तुतमिश के टाइम ही बोलेंगे। ओके मैम, थैंक यू। आबा आर यू देयर? आबा यस सर। आ जाओ फ्रेंड। कोई इकोनॉमिक्स कोई कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन? कॉमर्स मेंबर इज वेटिंग फॉर यू। यस सर। मैम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता दीजिए कुछ। बताइए। यस मैम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमारे काफी तरह के होते हैं। जब हम अपने बिजनेस में लेन देन करते हैं क्रेडिट पर या डेबिट, तो एक उसको जो बायर है वो डेबिट करता है और क्रेडिटर जो है वो उसको क्रेडिट करता है। तो अगर हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं और उसको पेमेंट जो है कैश में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखा गया है। और उसके अंदर हमारे पास काफी तरह के बिल्स होते हैं, लाइक बिल्स एट साइड, बिल्स आफ्टर डेट, बिल्स ऑन ड्यू डेट, और इसके अंदर 3 डेज ऑफ ग्रेस दिए जाते हैं। जो भी डेट लिखी होती है बिल के ऊपर, तो उसके बाद अगर उस डेट से 3 डेज ऑफ ग्रेस दिए जाते हैं। अगर आपकी कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आ गई है तो उससे नेक्स्ट डे पर पेमेंट होगी। अगर कोई और रीजन आता है तो 1 दिन पहले पेमेंट होती है। मैम प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? दैट आई हैव नॉट रेड येट। आप बता दीजिए। सर प्रोमिसरी नोट है वो जो ड्रॉई होता है वो बनाता है, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब वो वही जो पेमेंट करेगा वो बनाता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पेमेंट लेगा वो बनाता है। इज इट ओके? यस। बायोलॉजी कैंडिडेट प्रियंका आस्क कैंडिडेट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कोई एक क्वेश्चन पुट अप करिए प्लीज। केमिस्ट्री वाली मैम से पूछना चाहूंगी मैं। हाँ जी मैम। जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस? Acid and base. Ma'am, firstly we check through the classical concept. Like we should check it through touch. When we touch the base, it is choppy. Like जैसे हमने साबुन को कभी देखा है तो वो बेस होता है। एसिड श्योर उनके खट्टा और कड़वेपन से भी हम उसको चेक करते थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग कॉन्सेप्ट आए इनको डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट जैसे अरहेनियस थ्योरी आई, उन्होंने बताया कि जो एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में डालने पर H+ देते हैं, और बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। लेकिन वो थ्योरी थोड़ी फेल हुई किसके कारण के कई ऐसे कंपाउंड मिले जो H+ नहीं दे रहे थे लेकिन वो फिर भी एसिड थे, और जो OH- नहीं दे रहे थे फिर भी बेस थे। फिर उसके बाद आई ब्रोनस्टेड थ्योरी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एसिड हम बोलेंगे जो H+ देंगे एंड इट इज सिमिलर टू अरहेनियस थ्योरी, एंड बेस वो होंगे जो H+ एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद भी जैसे NH3 है, लाइक NH3 लाइक BCl3, तो वो भी उसमें है, BCl3 है जैसे वो
उसमें तो कोई प्रोटॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो ये क्वेश्चन उठा। तो उसके बाद आई लेविस एसिड थ्योरी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। जैसे Cl4 भी है, वो भी इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग देयर ऑर्बिटल। एंड बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे NH3 है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कौन सी थ्योरी मैम ज्यादा सही मानी गई? All theories No, are it's fruitful for different type of compound and different theory in Photo लीजिए, different selfie practical लीजिए। exam. ओके, थैंक यू। Next, one mathematics question, physics question also, please. Who would like to ask? Abba, you can ask question. Economics also. We have an economics expert. सर मैथमेटिक्स। जी जी मैडम, रेखा मैडम is awaiting eagerly. रेखा मैम, आपको मेंसुरेशन मतलब एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे करोगे? ओके मैम, फर्स्टली हम क्या करेंगे, बच्चों को शेप्स दिखाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, फिर उनकी जो डायमेंशंस है उनको हम बताएंगे कि ये डायमेंशंस है, लेंथ और ब्रेड्थ है। उसके बाद उनको फॉर्मूला मेमोराइज कराएंगे कि ये फॉर्मूला, जैसे हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करवाना है या फिर एरिया कैलकुलेट करवाना है, एरिया होता क्या है, पेरीमीटर कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट्स इज द प्रोसेस ऑफ मेंसुरेशन। लाइक दैट मैम ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो मतलब जल्दी से इसको मेमोराइज नहीं कर पाते, तो वो अंडरस्टैंड कैसे करवाओगे? हाँ जी, जब उनको ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे रेक्टेंगुलर शो किया, हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। तो उनका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो हमने एक वर्टेक्स से चलना स्टार्ट किया, वापस उसी वर्टेक्स पे आना है, तो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, कि जिस पाथ से आपने चलना स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से, वहीं पे आप आके रुक रहे हो। तो इन दैट वे वी कैन लर्न इजीली। जी मैम, थैंक यू। पूजा मैम, एक क्वेश्चन है कि मेरे को ना हिस्ट्री में कभी से इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को याद ही नहीं होती, बट आई वांट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड। मैम हिस्ट्री याद करनी थोड़ी ना होती, हिस्ट्री को याद करना ही नहीं है। मैम कैसे इंटरेस्ट बनाऊं मैं, उसको पढूं कैसे, मतलब मैम हिस्ट्री को आप है ना स्टोरी की तरह पढ़ो ना, उसमें इंटरेस्ट लो कि हाँ भाई ये शासक है तो इसमें मतलब क्या हुआ, इसने कैसे किया। अगर आपको उसका पढ़ोगे ना कि उसने कैसे क्या किया, क्यों किया, उसका रीजन पढ़ोगे, तो स्टोरी की तरह अपने आप याद होती चली जाती है, बिल्कुल याद आराम से याद हो जाती है। तो उसमें मैं तो स्टार्टिंग में जैसे अभी बजट आया है तो वो याद नहीं रहता। हाँ जी मैम वो है ना आपकी मेंटेलिटी बनी हुई है कि भाई ये टफ है, आप पहले तो अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होती है कि नहीं भाई कोई भी सब्जेक्ट है टफ नहीं होता है, चाहे इसमें हिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट कोई भी जैसे टफ नहीं होता केमिस्ट्री है। मेरा अगर सब्जेक्ट वो है, मेरे सिर्फ को पढ़वा लो 10 घंटे पढ़वा लो, 12 घंटे पढ़वा लो, आई कैन, बट हिस्ट्री आई शी इज सेइंग ना कि मैं उसे स्टोरी रूप में लेती हूँ, मतलब मैं उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ती हूँ। अच्छा अब ये हुआ, अच्छा फिर ये हुआ, ऐसा यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट? जी उसको इंटरेस्ट यही है सर, उसको मतलब चारों तरफ से हम रिलेट करते हैं ना, किसने ये किया तो कैसे किया, इसका रीजन क्या था, उसके रीजन की तरफ जाओगे। जैसे अशोक ने क्यों बनवाया शिलालेख, क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, और वहां पे जैसे इतना नरसंहार हुआ तो वहां पे उसकी थिंकिंग चेंज हो गई कि भाई ऐसे तो इतने सारे आदमी मर गए हैं, ये हो गया, तो वहां पे उनकी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, हम ऐसे मतलब अपने खुद से क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर मिलता है, तो हम मतलब अपने आप कवर होते आ जाते हैं चीजें। ओके मैम, मैम उनकी सन याद नहीं हो पाती है, सन कैसे याद करते हो आप? कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आज आप सामने नहीं आ रही, आप क्या बात है, मैम रिस्पेक्ट सन वगैरह है ना, कुछ नहीं। क्या मैंने किया मैं आज, कभी भी बताइए याद नहीं आज। करे। आबा सर हाँ सर, मुझे कमर्शियल बैंक के बारे में पूछना है सर से। कमर्शियल बैंक किसके द्वारा रेगुलेट होती है और ये कैसे मतलब बनी थी? कॉमर्शियल बैंक के बारे में कुछ बताइए। नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं आरबीआई के अंडर में जो आते हैं। आरबीआई के अंडर, आरबीआई इनको लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंक को, और ये अपना बिजनेस 200 करोड़ का इनका पेड अप कैपिटल होता है जब ये स्टार्ट होते हैं। यहाँ देखो, अब बताओ कुछ और सर, और ये किस एक्ट के अंदर रेगुलेट की जाते हैं? एक्ट का तो मुझे आरबीआई का वो 34 एक ही तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और सर सबसे पहले कमर्शियल बैंक कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था? अभी अगर आप बता दीजिए कि सबसे लार्जेस्ट जो नेटवर्क है किसी कमर्शियल बैंक का वो कौन है, मतलब एसबीआई है और एचडीएफसी है मैम। हाँ यस सर, एसबीआई प्राइवेट के अंदर। जी। आबा से कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप लोग?
इतना लीनियंट सर छोड़ दिया। कुछ भी आबा ये बहुत अच्छे लोग हैं, आपको छोड़ दिया इन्होंने कितने आराम से। सर पूछ लीजिए, एक्चुअली पता तो चले कि हम कहाँ पे 1958 में बना था आरबीआई 35। हाँ वो 35। यस आबा, जी सर। आप लोगों के पास यहाँ फिजिक्स और कंप्यूटर वाले भी है, तो मैं सिर्फ आबा को नहीं कह रहा, सिद्दीका भी पूछ सर सकती है। कंप्यूटर और मुझे पूछना है विकास सर से। किन से? फिजिक्स वालों से? सर नहीं, आरबीआई बना तो 35 में था, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्या कह रहे हैं मैडम आप? सर जो आरबीआई है वो 35 में बना था, लेकिन उसका नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हाँ हुआ? हाँ, नेशनल फूड, हाँ जी सही कह रहे हो आप। और उसका जो एक्ट है वो 34 में बना था। आरबीआई कैलेंडर बता सकता है कोई? जी सर, 31 जुलाई से लेकर 31 जून तक। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों से पूछा था पहले, हाँ सर, तब जब से आप लोग मुझे भी याद हो 31 मार्च बोलते थे। चलिए, फिजिक्स से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड प्लीज एक क्वेश्चन एनीबॉडी वांट हाँ टू सर, कंप्यूटर मुझे आस्क? सर से हाँ जी पूछना तैयार है है विकास जी, चलिए। सर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब लैंग्वेज क्या होती है, इनको बताइए। क्यों कहते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड? Madam, object-oriented language basically is a programming paradigm where that lies around the object. Here we only have to specify what to do, but we need not to specify how to do. But in case of procedure-oriented language, each and every time, whenever we write the program, each and every time we have to write the same number of steps again and again. For example, in case of C++, if we want to add two numbers, then each time we have to again input the number, then write the formula, then print the number. In case of object-oriented programming, we simply create a class and some functions. And whenever we require the functionality of that class, simply we create object and call that function. Okay, are you satisfied? जी सर, जी सर। कोई सर physics- ये भी मुझे पता है कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो मतलब एग्जैक्टली वही यूज हो जाते हैं, तो उनको हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, तो सर ये सही है क्या? देखिए, keywords and reserve words are the different things. Basically, they are the special reserve words which are used for particular purpose only. They also used in object-oriented programming as well as the procedure-oriented programming also. There are some words which are fixed for object-oriented programming, for like private, protected, and public, and extends. These are the words which are reserved for the OOPs. But like if, else, do, while, for, int, float, long, double, all these keywords are available in both types of language, procedure oriented and object oriented both. ओके ओके Okay, सर, sir. थैंक यू। What is the difference between phonon and photon? Yes, sir. Please. चलिए सौम्यवीर जी, Okay, ma'am. लाउडली। Okay, ma'am. Ma'am, these two are the part of energy. Here, photon are the packet of light energy, and phonon are the packet of heat energy. Sir, what is light energy? Light energy means, ma'am, light is a packet of energy with an straight line. That's called photons. जब लाइट पैकेट के अंदर मूव करती है इन स्ट्रेट लाइन में, उसको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वांटम बेस के ऊपर आया है। जबकि फोनोन की बात करें तो वो हीट एनर्जी की बात करता है। जब किसी चीज को हम हीट करते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, तो हीट एनर्जी बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड फोनोन। Okay, sir. प्लीज उर्दू मैडम, Any शी इज more? गेटिंग बोर। क्यों सिद्दीका, थोड़ा सा फील कर रही हो ना? तो मैं पूजा से और मेरे कैंडिडेट से बोलूंगा एक उर्दू रिलेटेड अच्छा सा क्वेश्चन पुट अप करेंगे। कौन करेंगे? एनीबडी, एनी ऑफ यू? नमाज। हाँ जी, कमान पूछिए। हेलो मैम। मैम, नमाज के बारे में क्या मतलब सबको पता होना चाहिए? क्लास ले रही हूँ मैं, थोड़ी देर बात करना। नहीं वो तो बोल रही है, बाहर दोस्तों की कॉल आ रही है भाई, ये कह रही है कि मैं पीडी क्लास ले। ये प्रियंका मैम है। हाँ पता नहीं, ये उनका म्यूट है शायद, सिद्दीका मैम का। सिद्दीका म्यूट अनम्यूट कीजिए। जी, नमाज के बारे में बताते हैं। दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाती है। कि सुबह की वो नमाज को हम फजर की नमाज कहते हैं, और जो दोपहर की नमाज होती है उसको जोहर की कहते हैं, और जो शाम ढलने वाली नमाज होती है वो आसिर की कही जाती है, और शाम की नमाज को हम मगरिब की नमाज कहते हैं, और जब लास्ट में रात में पढ़ते हैं उसको हम ईशा की नमाज कहते हैं। ये दिन में 5 बार इबादत की जाती है। मैम 5 बार करनी जरूरी होती है? पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है इसका? जी, पर्टिकुलर कोई टाइमिंग नहीं होती है, बस एक वक्त होता है, मतलब एक टाइम निर्धारित किया जाता है कि इस बीच, यानी कि अगर आपको 5 से 6 के बीच पढ़ना है तो पढ़ना, यानी कि सूरज निकलने से पहले सुबह की पढ़ी जाएगी। अगर सूरज निकल आएगा तो टाइम खत्म हो जाता है इसका। और जो दोपहर की नमाज, जोहर की नमाज होती है, उसका एक टाइमिंग होती है कि इस बीच 1 घंटे के बीच में आपको पढ़ना है। और जो अस्र की टाइमिंग होती है उसकी सबसे कम टाइमिंग अस्र की ही होती है।
आधे घंटे के बीच में ही पढ़ना होती है इसको। फिर जो मगरिब की है यानी कि सूरज ढलने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है वो उसको मगरिब की कहते हैं, जो रात की है वो ईशा की है। और ईशा की नमाज की टाइमिंग अनलिमिटेड होती है, यानी कि सुबह फजर की जब तक अजान नहीं हो जाएगी जब तक उसकी टाइमिंग रहती है। मैम नौरोज के बारे में बताइए कुछ। मैडम नमाज के बारे में ही बता रही है सिद्दीका, ये सिद्दीका ये नौरोज 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 एक फेस्टिवल है ना, नौरोज, उसके बारे अच्छा उसके बारे में बताइए। नौरोज हमारे में फेस्टिवल नहीं होता है। होता है मैम, नौरोज का त्योहार मनाया जाता है ना। रोजे 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 अच्छा रोजे का होगा, हाँ रोजे का जी, जी। साल में जब हमारा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, लेकिन इसके महीने को रमजान का महीना कहा जाता है। जब चांद निकलता है तो लेके स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि अगर आज शाम को चांद निकलेगा तो हम सुबह उठ के जब हमारी फजर की नमाज होती है उससे पहले हम खाना खाते हैं, उसको हम सहरी कहते हैं। फिर हमारा रोजा स्टार्ट हो जाता है। फिर शाम की जो सूरज ढलने के बाद जो हमारी नमाज होती है मगरिब की, उस टाइम हम फास्टिंग अपनी तोड़ते हैं, यानी कि अपनी रोजा खोलते हैं। और पूरे 30 दिन तक ये करते जाते हैं। और जब तक हमारा 30वां रोजा हो जाता है उसके जस्ट अगले दिन हम ईद मनाते हैं, यानी खुशी मनाते हैं। ईद का मतलब होता है खुशी मनाना। कितनी ईद होती है मैम जो मनाई जाती ईद है? तो साल में एक ही बार आती है, होती रखने के बाद हम जो खुशी मनाते हैं उसको हम ईद कहते हैं। हाँ दो होती है ना। बकरीद और सेवियों वाली। हाँ तो इनको बताओ ना। अरे बकरीद तो सिर्फ एक नॉर्मली कैसे नहीं बिगड़ा हुआ लफ्ज कह दिया जाता है, बिगड़ा हुआ शब्द। तो बकरीद तो ऐसे नॉर्मली रख दिया गया है, लेकिन उस महीने का नाम है ईदुल अजहा। उस महीने का नाम है ईदुल अजहा। यहाँ पर मतलब कुछ लोग जिनकी संपत्ति बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब सबके लिए नहीं होती है, वो जिसकी संपत्ति बहुत ज्यादा होती है या गोल्ड बहुत ज्यादा होता है या पैसे वाला है, तो मतलब वो अपने मतलब के लिए अपने मतलब कुर्बानी करवाते हैं उसमें जानवर भी। इसलिए वो ईद अजहा कराया था। बकरीद तो बिगड़ा हुआ शब्द है वो। ओके दे आर राइट, एक्चुअली मेन ईद इनकी एक ही होती है, दैट इज द वन मेन। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपने नवाज बताया उसमें नवाज में मॉर्निंग इवनिंग जो नवाज है वो अलग अलग है या एक ही नवाज को हम अलग अलग टाइमिंग में पढ़ रहे हैं? नहीं अलग अलग ही होती है। जो सुबह की नमाज होती है उसमें 4 रकात यानी कि 4 रकात पढ़ना होती है, यानी कि 2 जो होती है वो फर्ज होती है, वो हमारे लिए कंपलसरी है। और 2 जो होती है वो हमारे लिए सुन्नत होती है, यानी कि 2 पढ़ते हैं हम खुदा के लिए तो वो फर्ज माने जाएंगे, और 2 जो सुन्नत होती है वो हम अपने लिए पढ़ते हैं। ओके। और जो सुबह की नमाज होगी उसमें 12 रकात होती है, उसमें 4 फर्ज होती है और बाकी 6 सुन्नत और 2 नफिल होती है। और आखिर में 4 फर्ज 4 सुन्नत, और मगरिब में 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल में, और सबसे ज्यादा होती है ईशा की नमाज में, यानी कि उसमें होती है 16। ओके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। चलिए जी कुछ, हाँ जी पूजा जी क्वेश्चन अनम्यूट कीजिए फिर क्वेश्चन पुट अप कीजिए। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये रहे इकोनॉमिक्स लेक्चरर मिस्टर संदीप। सर इकोनॉमिक्स में जो होता है मतलब प्रतियोगिता होती है, एकाधिकार द्वैधिकार, उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? कंपटीशन। हाँ जी, जैसे बाजार का कंपटीशन होता है ना, एक बाजार है 2 बाजार है, हाँ वो क्रेता एकाधिकार विक्रेता अधिकार। टाइप्स ऑफ मार्केट, वो परफेक्ट मार्केट। अच्छा परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, हाँ मोनोपोली मार्केट। हाँ जी वही। हाँ जी प्योर, एक तो होता है प्योर कंपटीशन जिसमें प्रोडक्ट होता है होमोजेनियस होता है और जो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। यहाँ देखिए सर ये कितने प्रकार के होते हैं? हम बाजार का बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? मेनली प्योर कंपटीशन होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, 4 तरीके होते हैं जी। इसको एक्सप्लेन करो ना। आई थिंक सर 5, मैंने शायद 5 पढ़ा है सर, आई थिंक ना 5 प्रकार के। वो मैम फिर इसका सब पार्ट होगा फिर किसी का, मेनली तो 4 ही होते हैं। अच्छा ओके ओके सर। गुड। I have a question from computer कॉमर्स sir. आबा जी बैठे हैं और यहाँ पर हमारे पास हमारी कैंडिडेट है, पूछिए। Sorry sir, computer. कंप्यूटर मैन मिस्टर विकास जी। केमिस्ट्री फिजिक्स वाले कपल से भी पूछ लो भाई। हाँ जी कंप्यूटर क्वेश्चन। पाइथन प्रोग्रामिंग से सर क्या समझते हैं? Python is totally a general purpose programming language that offer procedure-oriented, event-driven, as well as object-oriented programming.
It is used in different platforms, so it is a platform independent language. It's only a language that is compiled as well as interpreted. Some persons known it is as a interpreted, but internally it's compiled and interpreted language. It is used in various applications, for example, web development and software development, as well IoTs, and a part of this cloud computing and machine learning also. So it is especially used in AI and machine learning at this time. Sir, what is machine language? It's a machine language is a machine dependent language that is actually binary type language or byte oriented language. So it's not currently used. In this time we are using the high level language, and the compiler or interpreter are already converted into the machine level language. And the new technology that high level को अगर हम मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो किसकी सहायता से करेंगे? This is with the help of translator like compiler or interpreter. सर पाइथन में मेनली कौन सा यूज होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? पाइथन इज व्हिच लैंग्वेज? पाइथन में बेसिकली इंटरप्रेटर यूज होता है इन अ कांसेप्ट ऑफ मशीन. सो व्हेन वी वर्क विद द विंडोज देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर यूज्ड, एंड इन केस ऑफ लिनक्स और यूनिक्स और सोलारिक्स, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर. सो पाइथन इज टोटली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. जी सर, बट कहते हैं कि कंपाइलर भी यूज होता है बट वो विजिबल नहीं होता है फॉर द यूजर. शुरू में ही बताया ना आपको कि पाइथन एक ऐसा है जो कि कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड होता है, बट इन अ मशीन फ्रंट एंड पे वो इंटरप्रेट होता है. जो कंपाइल का काम है वो इंटरनली हो जाता है. ओके, थैंक यू सर. यस, एनीबॉडी? केमिस्ट्री वाले सर से क्वेश्चन है. हाँ जी, केमिस्ट्री वाली मैडम ये रही, फिर फिजिक्स का पूछना. हाँ जी मैम. मैम आपने एज ए सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्यों चूज किया? यस मैम केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हर एक चीज में यूज होता है. जैसे हम कुछ भी कॉस्मेटिक्स से, लाइक वी आर लेडीज, सो टेक एग्जांपल ऑफ दिस. तो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, जैसे आपने क्रीम यूज किया, आपने शैम्पू यूज किया, सोप लेते हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि क्या इनमें क्या क्या केमिकल है, अगर हम इनको यूज करेंगे तो क्या इनका हार्म क्या होगा, क्या क्या ये हमें साइड इफेक्ट क्या होंगे? तो ये सब मेरे माइंड में आए जब भी हम ये लोग ये चीज चूज किया, मतलब ये चीज देखती थी, तो मैंने अपना ये देखा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या है ये. तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम. तो आई स्टार्ट एंड इट्स ए टोटली ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी वर्क. सो आई हैव चूज द केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. सर एक फिजिक्स का क्वेश्चन है मेरा. बहुत अच्छा किया मैडम, आपने बहुत अच्छा किया. बहुत देर से सोमवीर जी पूछ रहे थे, मेरी वाइफ से क्वेश्चन पूछ रहे हो, हस्बैंड से. सर्कुलर मोशन बता दीजिए, मुझे नहीं समझ आता. मैडम when a body revolve about a fixed axis, that's a circular motion, or these are two types, uniform circular motion and non-uniform circular motion. In uniform circular motion, speed and velocity are constant, but in terms of non-uniform circular motion, speed are variables. And speed are variable, then kinetic energy is also variable, or this type of motion work done is also zero, madam. Something more? सर इसको न्यूटन लॉ से कैसे कनेक्ट करें? मैडम न्यूटन लॉ से हम ऐसे कनेक्ट करते, किसी बॉडी को जब हम रिवॉल्व करते हैं, जैसे मैंने एक स्टोन को एक थ्रेड से बाइंड किया और उसको रिवॉल्व कर रहा हूं, तो स्टोन और मेरे हैंड की जो फोर्स लग रहा है, that is the greater force that given by Newton, or this force provide a necessary centripetal force, or that force is necessary for revolving a body about a fixed point. Without centripetal force, a body cannot revolve about a fixed point, a fixed axis. 3 lines. Okay. We will speak. Okay. Thank you. No sir. No. What happened? Are you not satisfied? इनका बताने का तरीका तो बहुत अच्छा था. Any more question? Okay. आप पूछा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? सर मेरा वन क्वेश्चन है, कॉमर्स से भी और मैथ वालों से. कॉमर्स से और मैथ से क्वेश्चन है एक. दोनों में क्वेश्चन है. ये थोड़ा इधर आगे पूछिए. नहीं इधर आकर कोई नहीं. सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियम? Medium, mode and mean, this is the relation between these three, or this is the question in math also and commerce also. Sure ma'am. Sir, it's a concept of statistics. Economics. That is in economics, this topic. मैडम सर पहले सर मैं बताना चाहूंगी.
पढ़ते थे, तो क्या जरूरत पड़ेगी? इकोनॉमिक्स रिलेटेड है सर। तो एक बार पूछ लेना, मैं बताऊं क्या है? सर मैं बताना चाहूँ हाँ, बता दो ना। सर, मेन तो हम स्टार्टिंग में होता है सर, उसका गोल हो गया जो भी हम मतलब स्टार्टिंग में गोल करते हैं हम अपना, मतलब कि प्लानर जो सेट करते हैं, और मीडियम हो गया हम जिसके माध्यम से होता है, और मोड हो गया जो हम मतलब अचीव कर लेते हैं, उसको हम मोड बोलते हैं। नहीं फॉर्मूला है और मैथ में से जब हम निकालते हैं, मैथ तो वही मैथ है, कॉमर्स में यूज होता सर है। ये साइकोलॉजी में भी हम आता है, निकालते साइकोलॉजी हैं भी ऐसे सम ही ऑफ आता है, साइकोलॉजी में पढ़ा है मैंने सर, जी। मीन निकालते सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और सर जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनको सबको सम करेंगे सर, तो उसको ऊपर रखेंगे अपॉन नंबर ऑफ, जैसे एवरेज निकालते हैं मीडियम तो सर उसी की तरह हम मीन निकालते हैं, और मीडियन जो होता है वो हमारा मिडिल वैल्यू होती है, और मोड जो होता है वो मैक्सिमम अकरेंस होता है ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, Okay, उसे हम ma'am, in मोड relation कहते with these three, a single formula that connect these three. 3 times of median. हैं। सर हार्मोनिक मीन होता है, शायद इकोनॉमिक्स वाले सर को पता होगा। हार्मोनिक मीन होता है जो Harmonic mean. और ज्योमेट्रिक मीन होता है जो इनको कनेक्ट है करता है। ओके, क्या था? नाउ आई वांट कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है Very fruitful. उसके जो फाइनल जो राउंड है वो बहुत हैप्पीनेस से गुजरना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि एक अच्छे सॉन्ग के साथ हम लोग हो। पर आप लोगों से एक बात और पूछना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस में मजा आता है? जी सर, बहुत। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस हमारी ऐसे ही बनी रहे, ठीक है, आप सब इंजॉय करते रहें, और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी यही कहूंगा भाई यहाँ से जाने के बाद आप भी कॉम्प्लीमेंट्री में आकर एंजॉय करो हमारे साथ, और अप टू इंटरव्यू तक। जी सर ये तो रेगुलर लेना इंटरव्यू तक ना, बहुत हेल्पफुल रहते हैं सर, मतलब बिल्कुल हमारे मैडम, जो थैंक है। यू। जी सर, बढ़िया है ना मैडम, कॉन्फिडेंस लेवल आइडिया अच्छा बढ़ता है। है सर आप ऐसे लोगों के पास भी टीचर कोई ना। आइडिया हाँ हो तो मुझे दे दिया करो, सर ये और अप्लाई करो, तो अपने ये और अप्लाई कर सकते हैं आइडिया सर। जी श्योर, जी सर। चलिए लेट अस सिंग अ सॉन्ग, मैडम प्लीज स्टार्ट। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, शस्त्र का यही आधार है, शस्त्र का यही आधार है, कर लो इसका तुम दर्शन, जीवन का यही सार है, जीवन का यही सार है। जैसा कर्म करोगे वैसा बन जाओगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। सो आई होप कि हमने इस सॉन्ग से बहुत कुछ सीखा। नाइस मैम, थैंक यू। यस रियली प्राउड यस ऑफ यू, रियली रियली। रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और इस गाने के लिए एक जोरदार क्लैप्स हो जाए।